गुड मॉर्निंग वुड बी डॉक्टर्स। आज मैं आपके साथ नीट 2020 के लिए, जो कि पहले 3 मई को होना था लेकिन अब 26 जुलाई को होना है, उसके लिए फिजिक्स की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। वुड बी डॉक्टर्स, ये मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं। ये मेरी क्लासेस पीएम केयर को समर्पित हैं। तो वुड बी डॉक्टर्स, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपनी समर्था के अनुसार पीएम केयर फंड में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। इस पीएम केयर फंड का जो अकाउंट है मेरे पीछे लिखा भी हुआ है, लेकिन मैं आपको बोर्ड के ऊपर भी लिख दूंगा। वुड बी डॉक्टर्स, आज मैं अपनी इस फिजिक्स के लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। पहले पार्ट में मैं आपको बतलाऊंगा कि नीट एग्जामिनेशन है क्या। वुड बी डॉक्टर्स, वैसे आपको 2 साल हो गए नीट की तैयारी करते हुए, इसके बारे में आपको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूंगा। सेकंड पार्ट में वुड बी डॉक्टर्स, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके पास आज से लगभग 60 डेज एग्जामिनेशन को रहते हैं। तो आपने इन 60 डेज में अपनी इस एग्जामिनेशन के लिए क्या रूपरेखा बनानी है, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इस लेक्चर के 3rd पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इन 60 डेज में मैं इन फिजिक्स क्लासेस में आपके साथ क्या करूंगा। तो वुड बी डॉक्टर्स, जैसे आपको पता है कि इस कोविड के कारण इस सारे विश्व में एक डर, तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। तो इसलिए हम कोई भी अपना लेक्चर शुरू करने से पहले शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वंशपते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांति रेवा शांति क्षमा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। वुड बी डॉक्टर्स, ये जो नीट एग्जामिनेशन इस देश में डिफरेंट प्राइवेट और मेडिकल कॉलेजेस में जो एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो आपको पता है कि इस वक्त हमारे पास प्रेजेंटली इंडिया में लगभग 500 के करीब मेडिकल कॉलेजेस हैं और टोटल प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलाकर, और जिनमें लगभग एमबीबीएस की क्या है 70,000 सीट्स हैं। और इस बार नीट 2020 में लगभग 13 लाख के स्टूडेंट्स 26 जुलाई को अपीयर हो रहे हैं। और अगर हम इस डाटा को देखते हैं तो लगभग हर 15 स्टूडेंट्स के बाद एक स्टूडेंट की जो है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो रही है। वुड बी डॉक्टर्स, मैं ये डाटा आपको इसलिए दे रहा हूं कि मैं आपको बताना चाहता हूं
कि नीट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो 5% है, और हमारे पास इस देश में जितने भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चार्टेड अकाउंटेंट का हुआ, या आपके पास यूपीएससी एग्जामिनेशन हुए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, या कोई आपके पास कोई बैंक क्लरिकल के लिए हुआ, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए हुआ, जितने भी बाकी क्लैट एग्जामिनेशन हुआ, जितने भी बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उनके जो रिजल्ट्स हैं वो 0.1% से लेकर 2% तक है। सो वुड बी डॉक्टर्स, दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और दिस नीट एग्जामिनेशन इज द सिंपलेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ दिस कंट्री। तो इसलिए नीट एग्जामिनेशन से आपने बिल्कुल डरना नहीं है। वुड बी डॉक्टर्स, ये जो नीट एग्जामिनेशन है, आपको पता है कि इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर होना है, और इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो पेपर है, इसमें सिलेबस क्या है, जो आपने +1 +2 में एनसीईआरटी की बुक्स में पढ़ा है वही सारा सिलेबस है। सिंपल थोड़ा सा चेंज है इस साल। फिजिक्स में थोड़ी सी चेंज है कि फिजिक्स में आपके पास कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है वो नहीं आ रहा है। बाकी जो आपके पास एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की +1 +2 की बुक में जितना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सारा का सारा इस नीट 2020 का सिलेबस है, फिजिक्स में एक्सेप्ट कम्युनिकेशन। वुड बी डॉक्टर्स, इस नीट एग्जामिनेशन में टोटल हमारे पास 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें से 180 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के पूछे जाने हैं। ईच क्वेश्चन जो है दैट इज ऑफ 4 मार्क्स का होना है। तो इस तरह से आपके पास टोटल जो पेपर है वो 720 मार्क्स का पेपर है। बच्चों, जो क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करते हो उसके लिए आपको +4 मार्क्स मिलते हैं, और जो क्वेश्चन आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो उसके लिए कुछ नहीं मिलता आपको, और जो क्वेश्चन इसमें गलत हो जाता है उसके लिए -1 मार्क की मार्किंग होती है, और यू कैन से यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज ऑफ 1/4 मार्क्स की। तो इस तरह से बच्चों आपके पास ये जो नीट एग्जामिनेशन है, इसमें अगर आपके पास 60 से लेकर 70% के बीच में आपके मार्क्स आ जाते हैं तो आपके किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन जो है बहुत ही आराम से हो जाती है। और भी बहुत सी बातें हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ करता रहूंगा। अब बात आती है वुड बी डॉक्टर्स कि आपके पास जो आज 60 डेज बचे हैं एग्जामिनेशन के लिए, आपने उसके लिए तैयारी कैसे करनी है। बच्चों, वुड बी डॉक्टर्स, डियर स्टूडेंट्स, तीनों चीजें हो मेरे लिए आपने आज तक बहुत सारे ट्यूशंस ज्वाइन की होंगी, बहुत सारी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की होंगी, बहुत सारे डिफरेंट टेस्ट दिए होंगे। अब लॉकडाउन के दौरान आपने डिफरेंट ऑनलाइन टेस्ट भी दिए होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी आपने प्रैक्टिस की है, डिफरेंट बुक्स पढ़ी हैं आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफरेंट बुक्स में से किए हैं, उनकी प्रैक्टिस की हैं। आपने नीट एग्जामिनेशन के पिछले कई सालों के पेपर्स भी अटेम्प्ट किए होंगे, तो बहुत सारा काम आपने कर रखा होगा।
अब आपके पास ये कंफ्यूजन है कि अब 2 महीने हम क्या करें। बच्चों, इस 60 डेज के लिए मैंने आपके लिए एक रूपरेखा तैयार की है। आप इन 60 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट 30 डेज, सेकंड 15 डेज, देन लास्ट 15 डेज। पहले 60 डेज में आपने क्या करना है, आपने सारे सिलेबस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सिलेबस को आपने 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इनके लिए मैंने आपके लिए 8 टेस्ट भी डिजाइन किए हैं। इसका मैं एक सैंपल भी दूंगा आपको भी। आप अपनी दिनचर्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, एक मॉर्निंग सेशन और दूसरा इवनिंग सेशन। मॉर्निंग सेशन को आप मॉर्निंग 6 to 1 रखिए। इवनिंग सेशन को आप 3 से 8 रखिए। 3 से 8 रख लीजिए और या 3 से 9 रख लीजिए। मॉर्निंग सेशन में आपने क्या करना है, सुबह उठना है, 10 मिनट मेडिटेशन जरूर आपने करनी है। 10 मिनट मेडिटेशन करने के बाद आपने फर्स्ट सेशन में क्या करना है, जो मैं आपको टेस्ट शेड्यूल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक टेस्ट शेड्यूल दे रहा हूं, जो मैंने फर्स्ट मंथ आपको कहा है कि आपने सारे सिलेबस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इन 8 पार्ट में डिवाइड करके मैंने इसके 8 टेस्ट डिजाइन किए हैं। मॉर्निंग आपने फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि जैसे सपोज कर लो हमारा फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है। फर्स्ट टेस्ट में अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूं तो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ फिजिक्स। केमिस्ट्री में क्या है, उसमें मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। बायोलॉजी में आपके पास बोटनी एंड जूलॉजी का जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसका जो पहला यूनिट है, तो ये आपके पास फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सुबह पहले वाले पोर्शन में आपका ये जो 2 टॉपिक्स हैं, फिजिक्स के जो 2 टॉपिक्स हैं, इन फिजिक्स के टॉपिक्स की आपने अच्छी तरह से थ्योरी रिवाइज करनी है। और थ्योरी वो कहां से रिवाइज करनी है, जो आपने पिछले 2 सालों में जहां से आपने थ्योरी पढ़ी है। सुबह 7 बजे से लेकर सफिशिएंट टाइम है 2 बजे तक, 1 बजे तक आपने ये फिजिक्स के टॉपिक की थ्योरी रिवाइज करनी है। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, अच्छी तरह इनकी थ्योरी कर लेनी है। सेकेंड शिफ्ट में आपने क्या करना है कि जो कि आपकी 3 बजे शुरू हो रही है। वैसे मैं चाहता था कि 2 बजे हो, अगर 2 बजे हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3 बजे भी आप शुरू कर सकते हो। 2 बजे का मेरा टारगेट इसलिए है क्योंकि जो आपका नीट एग्जामिनेशन होना है, इसका जो टाइमिंग है वो इवनिंग 2 to 5 है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपना सेकंड सेशन जो है वो 2 बजे शुरू कर लीजिए। तो सेकंड आपने शिफ्ट में क्या करना है कि जो सुबह आपने थ्योरी रिवाइज किया है, आज तक आपने
इन टॉपिक्स के, जैसे वेक्टर्स है, मोशन इन वन डायमेंशन है, प्रोजेक्टाइल है, लॉज ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, यूनिट्स एंड डायमेंशन है, इन सभी टॉपिक्स के जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं आज तक, जितने भी टेस्ट हुए हैं आपके डिफरेंट जगह के ऊपर, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशंस में, ऑनलाइन, कहीं पे भी जो आपके पास टेस्ट है, इन सब का रिकॉर्ड्स आप पहले इकट्ठा कर लीजिए। इन टेस्टों में आपकी जो गलती हुई हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन टेस्ट में जो आपकी गलती हुई हैं, इन गलतियों को अच्छी तरह आपने देखना है। फर्स्ट राउंड में आपने इनकी गलतियां देखना है। सेकंड राउंड में आपने इन सारे टेस्ट को गो थ्रू कर देना है, और इसके बाद और भी कहीं से भी आपने जो प्रैक्टिस की है इन टॉपिक्स की, उन टॉपिक्स को भी आपने अच्छी तरह से, इन टॉपिक जो जिन बुक्स में से किया है उनकी भी आपने अच्छी तरह अपनी प्रॉब्लम्स देख लेनी है और उनके क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं। सेकेंड डे इसी तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में व्हाट यू हैव टू डू, केमिस्ट्री का आपके पास जो सिलेबस है, जैसे फर्स्ट टेस्ट का जो सिलेबस है मैंने आपको बताया, फर्स्ट टेस्ट के सिलेबस में मैंने आपको क्या बताया, मोल कंसेप्ट है, पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आपने इन सबकी थ्योरी, जहां पे भी आपने किसी भी क्लासेस में जो थ्योरी आप 2 साल पढ़ते आए हो, इसकी आपने सभी अच्छी तरह से इसकी थ्योरी रिवाइज करनी है। सेकेंड शिफ्ट में इन टॉपिक्स के ऊपर आपने जहां पे भी जो भी टेस्ट दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स के उन टेस्टों में जो आपकी गलती हैं, पहले आपने उन गलतियों को रिवाइज करना है, फिर उनके सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, फिर आपने इन टॉपिक्स की जिन बुक्स में से प्रैक्टिस की हुई है और उनमें से जो गलती हुई हैं उनको आपने रिवाइज करना है। थर्ड डे आपने जो बायोलॉजी का सिलेबस है, मॉर्निंग शिफ्ट में भी आप बायोलॉजी के सिलेबस को मॉर्निंग शिफ्ट में पहले यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। उन 2 पार्ट्स की आपने अच्छी तरह से थ्योरी रिवाइज करनी है। सेकंड पार्ट में आपने इस 2 पार्ट्स के जो फर्स्ट पार्ट के जो भी एमसीक्यूज आज तक किए हुए हैं टेस्टों के फॉर्म में या मल्टीपल चॉइस की बुक में, उन सभी क्वेश्चंस की पहले गलती रिवाइज करनी है, फिर सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेने हैं। फोर्थ डे में आपने पहले यूनिट के जो जितने चैप्टर रह गए हैं पहले उनकी थ्योरी रिवाइज करनी है। फिर सेकंड शिफ्ट में आपने क्या करना है, उन्हीं के ऊपर वो जो आपने टेस्ट दिए हुए हैं और जो मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस की हुई है उनकी पहले सभी गलतियां रिवाइज करनी है, फिर वो सारे के सारे रिवाइज करने हैं। इस तरह फोर्थ डे आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग बायोलॉजी का फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस रह गया है उसका आपने सारी थ्योरी रिवाइज करनी है और सेकंड पार्ट में आपने उसके सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने हैं। तो इस तरह से आपके पास, लेकिन मैं इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, बायोलॉजी की थ्योरी मैक्सिमम स्ट्रेस दीजिए। आपके पास जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरह से करिए। तो इस तरह से आपने 4 दिन में आपने क्या किया, सारे टॉपिक्स की थ्योरी रिवाइज होगी, जितने भी आपने आज तक एमसीक्यूज किए हैं उनकी रिवीजन होगी। फिफ्थ डे आपने क्या करना है, मॉर्निंग पार्ट में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की सबसे पहले सुबह उठकर 7 बजे मेडिटेशन कर कर आपने बायोलॉजी की सबसे पहले थ्योरी रिवाइज करनी है एनसीईआरटी की बुक में से। फिर उसके बाद 1-1 घंटा जो आपने है फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए अपनी थ्योरी के लिए छोड़ देना है।
और 5वें दिन आपने 2 से लेकर 5 बजे के बीच में, 2 से लेकर 5 तक आपने जो मैंने आपके लिए टेस्ट डिजाइन किया है उस टेस्ट को आपने अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट टेस्ट हो जाएगा। 5 बजे जब आप टेस्ट कर लेते हो, आपके पास अपने आंसर्स होंगे। आपने ईमानदारी के साथ ऑनेस्टली आपने उन टेस्ट को चेक करना है। जो गलत है क्वेश्चन उनको गलत कर देना है, उनकी सारी मार्किंग प्रॉपर मार्किंग कर देनी है, अपने मार्क्स से लेना। जो भी मार्क्स आए, डिस्करेज मोरल अप रखना है अपना, कुछ नहीं करना, बस चेक कर लेना है। अपने जो गलत क्वेश्चन है उस टेस्ट में हाईलाइट कर लेने हैं और कोशिश करनी है कि वो जो गलत क्वेश्चन है पहले तो आपने खुद कोशिश करनी है कि उनको कैसे आप ठीक कर सकते हो, तो कोशिश करिए। फिर उसके बाद जितने क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो ठीक है। रिमेनिंग क्वेश्चंस के लिए मैं आपके साथ हूं। आप मुझे, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उन क्वेश्चंस के आप मुझे नंबर व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही उन क्वेश्चन के सलूशन भेज दूंगा। सो ये जो आपके पास शेड्यूल है, फर्स्ट टेस्ट का शेड्यूल है, इसी तरह आपने सेकंड के लिए चलना है, थर्ड के लिए चलना है। इस तरह से ये सारा का सारा सिलेबस आपको शेयर हो जाएगा कि सेकंड टेस्ट का सिलेबस क्या है, थर्ड का क्या है। वैसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं कि बायोलॉजी के आपके पास टोटल +1 +2 के क्या हैं, 10 यूनिट हैं। 10 यूनिट के मैंने 8 टेस्ट तैयार किए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि टेस्ट 1 में बायोलॉजी का क्या फर्स्ट यूनिट है, टेस्ट 2 में जो है सेकंड और थर्ड यूनिट है, टेस्ट 3 में 4th यूनिट है और टेस्ट 4 में 5th यूनिट है। इसी तरह टेस्ट 5th में आपके पास बायोलॉजी का +2 का फर्स्ट यूनिट है और टेस्ट 6th में आपके पास सेकंड और थर्ड यूनिट है, सॉरी सेकंड यूनिट है, और टेस्ट 7th में थर्ड और 4th यूनिट है और टेस्ट 8 में आपके पास 5th यूनिट है। इस तरह केमिस्ट्री में आपको मैंने बता दिया फर्स्ट में जैसे मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सेकंड टेस्ट में आपके पास दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर है। टेस्ट 4 में क्या है आपके पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जितना भी आपके पास ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है। और टेस्ट 4 में क्या है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और आइसोमेरिज्म है। टेस्ट 4 का ये सिलेबस है केमिस्ट्री का। टेस्ट 5 में आपके पास केमिस्ट्री का जो सिलेबस है दैट इज सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और आपके पास केमिकल काइनेटिक्स, ये चैप्टर्स हैं। और टेस्ट 5th में जो है आपके टेस्ट 6 में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है दैट इज पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड एफ ब्लॉक मीन्स इनऑर्गेनिक का सारा पोर्शन है। टेस्ट 3rd में हाफ ऑर्गेनिक है और टेस्ट 8th में जो है आपके पास रिमेनिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा सिलेबस है। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। फिजिक्स का सिलेबस मैंने टेस्ट 1 में बता दिया आपको। टेस्ट 2 में जो आएगा आपके पास वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन आ जाएगा। टेस्ट 3rd में जो आएगा आपके पास SHM, वेव मोशन, और टेस्ट 4 में जो आएगा आपके पास दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स है। टेस्ट 5th में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। टेस्ट 6 में जो है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। टेस्ट 7th में जो है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स है। टेस्ट 8th का जो सिलेबस है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर है। तो इस तरह से ये मैंने आपको सारा फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री का सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस 8 टेस्टों में डिवाइड करके सभी का सिलेबस मैंने आपको बतला दिया। इसका मैं आपको ऑनलाइन और व्हाट्सएप पे आपको शेयर भी कर दूंगा। क्लियर? सो दिस इज द
रूपरेखा जो आपने अडॉप्ट करनी है इस 60 डेज के फर्स्ट 30 पार्ट में। नेक्स्ट 50 डेज में क्या करना है, उससे नेक्स्ट 15 डेज में क्या करना है, वो भी हम थोड़ा लेटर स्टेज के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं आपका साथ 60 डेज में क्या करूंगा, मैं 60 डेज में आपके साथ टॉपिक वाइज टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने नहीं चलना। आप मेरी वीडियो जिस वक्त भी आप लेक्चर मेरा सुनना चाहते हो उस वक्त सुन लेना, मैंने अकॉर्डिंगली टेस्ट नहीं चलना। मैंने क्या करना है, 1-2 टॉपिक उठा लेने हैं, 2 टॉपिक उठा लूं या 1 टॉपिक उठा लूं, उस टॉपिक की मैंने ब्रीफिंग आपको दे देनी है। उसके ऊपर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स बनती हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। और जो मेजर पार्ट मैंने करना है आपके पास उन टॉपिक्स के ऊपर पीछे 20 इयर्स में, जैसे अब नीट होता था, नीट से पहले AIPMT होता था, AIPMT से पहले CBSE PMT होता था। तो पिछले 20 इयर्स में जितने भी उन टॉपिक्स के ऊपर, पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आए होंगे, एक एक क्वेश्चन मैंने आपके साथ वो यहां पे डिस्कस कर देना है। तो मैं 60 डेज आपके साथ फिजिक्स की जो है वो सारी थ्योरी रिवाइज कर दूंगा, प्लस आपके पास जितने भी पीछे 20 इयर्स में फिजिक्स के ऊपर टॉपिक वाइज जितने भी आपके पास नीट एग्जामिनेशन, AIPMT जो पहले AIPMT होता था, उससे पहले CBSE PMT होता था, उनमें जितने भी उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर देना। तो ये मैंने 60 डेज मैंने आपके साथ करना है। तो बच्चों, आज एक हम नारा लगाकर के हारेगा कोरोना जीतेगा इंडिया, इसके साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको वेक्टर्स की क्लास शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको वेक्टर्स के बारे में बतलाऊंगा कि क्या है वेक्टर्स की, थोड़ी थोड़ी डिस्कस करूंगा, थोड़ी सी क्वेश्चंस मैं खुद अपने डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं जो वेक्टर्स के ऊपर जितने भी नीट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बच्चों, इस वेक्टर्स में फर्स्ट थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वेक्टर इन दिस वे दिस वेक्टर इज डिनोटेड, दिस इज कॉल्ड इट्स टेल, दिस इज कॉल्ड इट्स, इसे हम ए कह लें, दिस इज बी, ए इज कॉल्ड इट्स टेल और बी को हम इसे हेड कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर वेक्टर्स में पूछ लिया जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि आपके पास टेल और हेड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। These are the coordinates of tail and head, और it is asked कि write down the vector, आपने सिंपल वेक्टर लिखना है। तो जब भी आपने वेक्टर लिखना है तो हम क्या करते हैं, हेड में से टेल के कोऑर्डिनेट्स सबट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास वेक्टर लिखा जाएगा। तो क्या होगा, AB vector will be here 4 minus 1 I cap plus 3 minus 2 J cap plus 4 minus 3 K cap. This is AB vector. So AB vector क्या आ गया आपके पास, this is equal to 3 I cap plus J cap plus, sorry, this is 2 minus 1 I cap, this is I cap, this is AB vector। तो पहला क्वेश्चन ये कि सिंपल आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेल एंड हेड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन एज, देन व्हाट इज इट्स वेक्टर, और हो सकता है कि इसके साथ उसका मैग्नीट्यूड भी पूछा जाए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस वेक्टर का,
मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दिस विल बी 2। इसे हम लेंथ ऑफ द वेक्टर भी कहते हैं। So this is the first question can be asked on this vector। तो याद रखो कि कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। क्लियर? नाउ फर्स्ट टॉपिक वेक्टर में जो है आपके पास, दैट इज बेस्ड अपॉन एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दैट इज बेस्ड अपॉन कि हाउ वेक्टर्स आर एडेड। तो जिसके लिए हमने 3 लॉज डिफाइन किए हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डेफिनेशन है नीट एग्जामिनेशन में, कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। तो कैसे इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास ऐसे 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी, और इन 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। याद रखो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2 वेक्टर्स के बीच में जो एंगल लेते हैं, एंगल इज टेकन इधर बिटवीन देयर टेल्स और बिटवीन देयर हेड्स। जब भी 2 वेक्टर्स के बीच में आपने एंगल लेना है, एंगल या तो उनके टेल्स के बीच में लेना है या उनके हेड्स के बीच में लेना है। और जब कभी भी हे थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, जब कभी भी आपके पास 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल उसके टेल और हेड में दिया हो, जैसे यहाँ पे टेल और हेड में आपके पास एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, उस केस में हम क्या करते हैं, वी टेक एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, दिस इज 180 माइनस थीटा। इन दैट केस एक्सटीरियर एंगल इज टेकन बिटवीन द वेक्टर्स। क्लियर? तो यहां पे जैसे ए और बी में एंगल जो थीटा दिया हुआ है, दैट इज गिवन बिटवीन टेल एंड हेड, दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो सबसे पहले मैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करता हूं, बहुत बार मल्टीपल क्लास में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज कहता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ A vector is equal to modulus of vector B is equal to modulus of vector C. It is asked, नीचे मल्टीपल चॉइस में पूछेगा, what is the angle between A vector and B vector, B vector and C vector and C vector and A vector. It can be asked. एक भी पूछा जा सकता है, A और B में क्या होगा, B और C में क्या होगा, C और A में क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है पीछे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 दिया हुआ है, इट मीन दैट दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर। हियर दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज सी वेक्टर। अब इन तीनों साइडों की लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, तो इट मीन दैट इस ट्रायंगल्स के एंगल क्या होंगे, व्हाट विल द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्लियर? बट हियर 60 degree is not angle between A vector and B vector because this is the angle between head and tail. This 60 is not angle between B and C because this is head and tail. This 60 is also not the angle between C and A. तो मैंने अभी क्या कहा कि 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल लेना है, एंगल इज टेकन आइदर बिटवीन देयर टेल्स और बिटवीन देयर हेड्स। और जब भी एंगल हेड या टेल में दिया हुआ है तो उस समय एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा, उनका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, और जो एंगल होगा 180 माइनस दैट एंगल होगा। तो इस केस में एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, क्या होगा, 120 डिग्री। एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या होगा, 120 डिग्री। एंगल बिटवीन सी एंड डी क्या होगा, 120 डिग्री। तो मोस्टली बच्चे यहां पे क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एबीसी चॉइसेस दी हुई हैं,
पहली चॉइस ही दी हुई है 60 60 60, तो बच्चे क्या करते हैं? ठीक है जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स क्या होगा? 60 60 डिग्री। तो फर्स्ट चॉइस के ऊपर टिक करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बड़ी खासियत है कि आप जितने मार्क्स लगा के चलते हो, आपने कहा जी मैं तो फिजिक्स में 45 में से 40 क्वेश्चन ठीक कर आया हूं और मेरे फिजिक्स में कितने नंबर बनते हैं? 160 मार्क्स बन रहे हैं और सिर्फ 5 नेगेटिव मार्किंग हो रही है और कितने मार्क्स बन रहे हैं मेरे? 155 बन रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जितने भी बच्चे मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 10-15% मार्क्स कम आते हैं। कारण उसका ये है, आपने जो ठीक किया उसके तो +4 मार्क्स मिलने हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया कि जो आप क्वेश्चन गलत करोगे उसके लिए नेगेटिव मार्किंग है, -1 मिलता है। लेकिन मैं अब कह रहा हूं आपको कि उसके लिए आपके पास सिर्फ 1 नंबर नहीं जाता, उसके लिए आपके पास 5 मार्क्स चले जाते हैं। कहां पे आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो, उसके लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया। गलत होने से क्या हुआ? आपका -1 मार्क, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। एक तो 4 नंबर जो आपको पॉजिटिव मिलने थे वो चले गए और ऊपर से आपको -1 मिले, तो टोटल मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से कितने कम हो गए? 5 मार्क्स कम। तो इसलिए बच्चों बड़े ध्यान से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है देखने में बड़े सिंपल होते हैं, लेकिन बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करें। तो मतलब अगर पहली चॉइस आपने 60 60 60 दी होगी तो ये गलत चॉइस है। एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए याद रखना है कि चाहे आपके पास ए चॉइस आपको आंसर मिल भी गया, मान लिया ए चॉइस हमारा ये ठीक भी होता, तो कभी भी ये नहीं है कि जो आपको करेक्ट आंसर मिल गया तो आप सीधा उसके ऊपर टिक करो और बाकी BCD चॉइस पढ़ो ही ना। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आपने जरूर ध्यान रखना है कि आपने BCD चॉइस भी जरूर पढ़नी है, चाहे गलत भी है एक बार देख जरूर लेनी है। मैं आपको कई सैंपल दूंगा कि आपका ए भी गलत हो, ए ठीक आ गया, आपने टिक मार दिया, लेकिन बी और सी भी ठीक थे और डी क्या था? ऑल ऑफ द अबव था। आपने आगे BCD पढ़ाएंगी, BC पढ़ाएंगी और टिक मारना था डी के ऊपर, आपने ए के ऊपर ही टिक कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। क्लियर? तो याद रखना इस बात को। सो हियर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स विल बी 120 120 120 डिग्री। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। उस केस में जे एरो साइन इधर की बजाय इट विल बी हियर। नाउ angle between A vector and B vector will be remain 120 degree. Angle between B and C vector will be here. क्या हो जाएगा? अब ये 60 डिग्री एंगल बिटवीन द हेड्स है और जब एंगल बिटवीन द हेड्स है दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है, तो वो क्या होगा? 60 डिग्री होगा। अब C और A में भी क्या होगा? एंगल बिटवीन द टेल्स है, तो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या होगा? 60 डिग्री। तो इसके लिए आंसर, ये आंसर वही रहेगा। ये आंसर 120 से 60 डिग्री हो गया, ये आंसर 120 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, लेकिन ए और बी का आंसर क्या रहेगा? वही रहेगा जो आपके पास लास्ट क्वेश्चन में था। क्लियर? सो इन दिस वे द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो मैंने आपको क्या बता दिया? एंगल बिटवीन द वेक्टर जो लेना है दैट इज टेकन ओनली बिटवीन द टेल्स और बिटवीन द हेड्स व्हेन इट इज गिवन between the head and tail. In that case we'll take their exterior angle. Now तो मैं बताया था आपके पास अगर ये दो वेक्टर्स हैं A and B, इनके बीच में एंगल क्या है? थीटा है। So this is the R vector of resultant vector of A and B. So here R vector is A vector plus B vector. What's about modulus of R vector? This is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. What's about direction of this resultant vector? Let this resultant vector is making an angle alpha.
सो हियर tan अल्फा क्या होगा, दैट इज इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos. So these are the very important results for the magnitude of the resultant of two vectors. One is r vector is a vector plus b vector. This modulus of r vector means we can say modulus of a plus b will be equal to modulus of r vector under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. This is the direction of resultant vector. Similarly, अगर यहाँ पे a माइनस बी हो तो उस केस में मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा बन जाएगा. क्लियर? दैट इज द डायरेक्शन, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इटसेल्फ. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और वैसे भी क्या है, फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशंस भी बहुत है. तो आपने याद रखना है कि दो वेक्टर्स हो ए एंड बी, एंगल थीटा हो तो मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर ये होगा और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ये होगी. सो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है. इसको हम कल कंटिन्यू रखेंगे, तो इसको थोड़ा सा आप भी खुद वेक्टर्स रिवाइज करके आना. थैंक यू very much.